हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और बात करने वाले हैं प्रकाश के वैतीकरण की। दो वीडियो पहले ही कर चुके हैं जिसमें पढ़ा है वैतीकरण होता क्या है, संपोषी वैतीकरण क्या है और विनाशी वैतीकरण क्या है। दूसरी वीडियो में हमने मैथमेटिकल पोर्शन किया, उसका कुछ गणितीय सूत्र निकाले जिसमें हमने पढ़ा कि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता सबसे ज़्यादा है वहाँ तीव्रता है कितनी, जहाँ प्रकाश की तीव्रता बहुत कम है वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता है कितनी। और फिर देखा संपोषी और विनाशी वैतीकरण के लिए कुछ कंडीशन कि कैसे होगा और कब होगा। आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग की। बच्चों, अगर आप 12th में हैं और आप प्रकाशिकी तक पहुँच चुके हैं तो शायद ही आपने इसका नाम सुना होगा। आज आपने इसका नाम सुना, यंग का द्विध्रुवीय प्रयोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ना एक अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट है, एक अलग ही लेवल का फिजिक्स है। ये वो एक्सपेरिमेंट है बच्चों जिसने फिजिक्स को बदल दिया, ऐसे फिजिक्स को जन्म दिया जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। उससे पहले चीजें हमारे सामने हो रही हैं, सेब गिर रहा है, लोग चल रहे हैं, ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, दो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, सब दिखाई दे रहा हमें। लेकिन 1803 में थॉमस यंग ने जब द्विध्रुवीय प्रयोग किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, उसने फिजिक्स का एक नया रूप हमें दिखाया कि फिजिक्स ऐसा भी है जो हमको दिखाई नहीं देता। हम उसको मुश्किल से देख पा रहे हैं, मुश्किल से फील कर पा रहे हैं, लोग उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे कि ऐसा हो सकता है, और जिसको बोला गया क्वांटम फिजिक्स। तो बच्चों, क्वांटम फिजिक्स अपने आप में एक अलग ही लेवल का है। हमें बहुत कम चीज़ें पता है उसके बारे में, इसलिए उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं और आज पढ़ना शुरू करते हैं यंग का द्विध्रुवीय एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ, यंग साहब ने क्या किया, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, तो हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले 2 मिनट के अंदर मैं पिछली वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ जिससे इस वीडियो में आपको फिर आसानी हो जाए। हमने पढ़ा अब तक 2 वीडियो में कि प्रकाश का वैतीकरण क्या है। जब 2 या 2 से ज्यादा तरंगे, प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ चलती हैं तो बच्चों माध्यम के कुछ बिंदु ऐसे थे जिन पे प्रकाश बहुत ज्यादा था, कुछ बिंदु ऐसे थे जिन पे प्रकाश बहुत कम था, और इसी घटना को बोला गया प्रकाश का वैतीकरण। फिर हमने पढ़ा कि होता क्यों है। हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा कि जब एक बिंदु पे जो 2 तरंगे एक साथ जाके टकराती हैं तो वे खुद ही कंफ्यूज हो जाती हैं कि उनको चमकना है या नहीं चमकना है। चमकना है तो कितना चमकना है। मान लीजिए 2 तरंगे पहुंची, एक दूसरे से पूछ रही होंगी कि भाई चमकना है या नहीं चमकना है। यही चीज हमारा क्या है, अध्यारोपण। 2 तरंगों का मिलना क्या है, अध्यारोपण। तो चलिए बात करते हैं आगे। फिर हमने पढ़ा संपोषी वैतीकरण और विनाशी वैतीकरण के बारे में। मैं यहां लिखता हूं संपोषी वैतीकरण और विनाशी वैतीकरण। बात करते हैं कि हुआ क्या। हमने कहा ऐसा वैतीकरण जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है क्या कहलाता है, संपोषी वैतीकरण। मतलब यहां जो I होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, जहां I1 पहली तरंग की तीव्रता है और I2 दूसरी तरंग की तीव्रता है। हमने कहा कि यहां तरंगों का आयाम भी क्या होगा, मिलके अधिकतम हो जाएगा, और हमने A की मैक्सिमम वैल्यू भी बच्चों निकाल ली। A मैक्सिमम आया था हमारा A1 प्लस A2। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहां बताने वाला हूं कि ये संपोषी वैतीकरण तब हुआ जब I मैक्सिमम हुआ, A मैक्सिमम हुआ, और ये दोनों चीजें मैक्सिमम मतलब तीव्रता अधिकतम कब हुई, आयाम अधिकतम कब हुआ, वो कंडीशन थी बच्चों cos phi बराबर +1। अब सब जानते होंगे, अगर पिछला वीडियो आपने देखा है, कि फाई को बोलते हैं कलांतर, और फाई की वैल्यू कितनी निकल के आई थी यहाँ से 2n पाई, जहाँ ये n क्या है 0 1 2 3 4 एंड सोन कुछ भी हो सकता है। तो ये है बच्चों वो कलांतर।
अगर कलांतर दो तरंगों के बीच कलांतर इतना होगा तब ही हमारा व्यतिकरण संपोषी होगा, वरना नहीं। मतलब अगर आप n को 0 डाल लोगे तो फाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, फाई की 1 डाल लोगे तो फाई की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी, 2 डाल लोगे तो 4 पाई आ जाएगी, और ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। और बच्चों जब फाई की वैल्यू 0 होती है, 2 पाई होती है, 4 पाई होती है, तो हम कहते हैं कि दोनों तरंगे समान कला में हैं। अब मुझे पता है अगर किसी को कला नहीं के बारे में नहीं पता है उसको दिक्कतें हो रही होंगी। कला क्या है? कला हमें बताती है दो तरंगों की स्थिति या किसी एक तरंग की स्थिति। मान लीजिए दो तरंगे साथ साथ ऐसे चल रही हैं तो दोनों की स्थिति एक जैसी है, मतलब वे दोनों समान कला में हैं। मान लीजिए एक ऊपर की तरफ गई तरंग और एक नीचे की तरफ गई, इसका मतलब वे विपरीत कलाओं में हैं, उसको बोलते हैं विपरीत कला। मतलब हमें कला क्या बताती है? किसी तरंग की स्थिति। तो ये बातें थी सब संपोषित व्यतिकरण की। बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण में। यहाँ तीव्रता बच्चों क्या होती है? न्यूनतम। तीव्रता कितनी होती है? न्यूनतम। कितनी होती है वो भी हमने निकालना है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। और अगर तीव्रता न्यूनतम है तो आयाम भी क्या होगा? न्यूनतम होगा। और आयाम न्यूनतम क्या निकल के आया था बच्चों हमारा? A मिनिमम इक्वल्स टू A1 माइनस A2, मतलब दो तरंगों के आयाम के अंतर के बराबर। लेकिन बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब तीव्रता न्यूनतम है और आयाम न्यूनतम है वो तभी संभव हो पाया जब कोस फाई कितना था? -1। अगर अच्छे से जानना है तो आपको पिछला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा भाई। फाई इक्वल्स टू कितना आया निकल के? 2n-1 पाई। और जहां n कितना है हमारा? 1 2 3 4 और बहुत आगे तक चलते रहेंगे, 5 6 7 8 9 10। फाई आ जाएगा अगर मैं 1 डाल लूं पाई, 2 डाल लूंगा तो आ जाएगा 3 पाई, 3 डाल लूंगा तो आ जाएगा 5 पाई, ऐसे ही चलता रहेगा। और इनको बच्चों बोलते हैं विपरीत कला। अगर फाई का मान पाई, 3 पाई, 5 पाई है तो इसका मतलब हमारी तरंगे विपरीत कला में हैं, मतलब हमारा विनाशी व्यतिकरण होने वाला है। बस आज का वीडियो अगर समझना है तो दो बातें समझ लो कि अगर फाई 0, 2 पाई, 4 पाई मतलब समान कला है, समान कला, एक ही जैसी स्थिति है, एक तरंग ऊपर गई तो दूसरी भी ऊपर, दोनों नीचे, दोनों ऊपर, दोनों नीचे, दोनों ऊपर, तो होगा संपोषी व्यतिकरण। और अगर फाई पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, मतलब विपरीत कला है, मतलब एक तरंग ऊपर गई तो ये नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी तो ये ऊपर आएगी, तो बच्चों वहां होगा विनाशी व्यतिकरण। समान कला संपोषी व्यतिकरण, विपरीत कला विनाशी व्यतिकरण। और इसी को बेस बना के शुरू करते हैं यंग का द्विजिह्वी प्रयोग और उसको समझते हैं आसानी से। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, आप इस सब चीजों को नोट कर लें और समझ लें। चलिए हेडिंग लगाएंगे सब, यंग का, थॉमस यंग द्विजिह्वी प्रयोग, यंग का द्विजिह्वी प्रयोग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और क्या किया यंग साहब ने इसमें, हम पढ़ने वाले हैं। इसमें उन्होंने बच्चों, अब सबसे पहले ना आप इस झिर्री का मतलब समझिए, झिर्री क्या होती है। झिर्री को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कागज का टुकड़ा है ये, और इसमें आप एक ब्लेड मार दो तो ये जो बारीक सी लाइन बनेगी इसको बोलते हैं झिर्री। क्या बोलते हैं इसको? झिर्री। तो यंग साहब ने क्या किया बच्चों, एक पर्दा लिया और उस पर्दे में दो झिर्री बनाई, ये 1 और 2। ये बहुत पतली है, बहुत बारीक और बहुत पास पास है। समझाने के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दूर दूर मैंने दिखाई, लेकिन ये बहुत पास है बच्चों, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर पास है। और इसके सामने एक पर्दा रखा और
इस पर्दे की दूरी बहुत ज़्यादा है, लगभग 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, मतलब इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा। इसको बोला मैंने S1 और इसको बोला S2। और बच्चों यहाँ एक और पर्दा रखा और इस पर्दे में केवल किया गया एक छेद जिसका नाम है S, और यहाँ से डाला गया प्रकाश। अब हुआ क्या, मैं इसको पिछली वीडियो में इससे पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ कि अगर ये होता कण तो ये यहाँ से कण निकलते और यहाँ जाके टकरा जाते और यहाँ में कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन यंग साहब ने एक अजब ही चीज़ देखी कि इस पर्दे पर कुछ पट्टियाँ दिखाई दी हमें जिनके बीच में एक गैप है, और इन पट्टियों को बोलते हैं फ्रिंज। ये हमें उस रंग की फ्रिंज दिखाई देंगी जिस रंग का प्रकाश होगा। मान लीजिए लाल रंग है तो ये हमें लाल रंग की दिखाई देंगी, और इनके बीच में हमें बिल्कुल प्रकाश दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए सफ़ेद रंग का पर्दा है, ये जो है पर्दा सफ़ेद रंग का है, तो आपको यहाँ सफ़ेद चीज़ दिखाई देगी, यहाँ आपको कोई प्रकाश दिखाई नहीं देगा। और अगर आप यहाँ से हरा प्रकाश डाल लोगे तो ये फ्रिंज हमें कैसे दिखाई देंगी, हरे रंग की फ्रिंज दिखाई देंगी, लेकिन इनके बीच में हमें कोई प्रकाश दिखाई नहीं देगा। मज़े की बात ये थी कि इन फ्रिंजों की चौड़ाई सबकी बराबर थी, इन सब की चमक बराबर थी। इसकी ये जितनी चमक रही है सब फ्रिंजें उतनी ही चमक रही हैं। जितनी चौड़ी फ्रिंज ये बनी उतनी ही चौड़ी ये सब फ्रिंज बनती हैं। अगर ये दोनों S1 और S2 बराबर चौड़ाई के हैं, ये क्या है हमारी झिर्री, 2 झिर्री है इसलिए बोलते हैं इसको द्विझिर्री। अगर ये 2 झिर्री बराबर चौड़ाई की हैं तो ये जो फ्रिंज बनी है इन सब की चौड़ाई बराबर है और ये सब बराबर रूप से चमक रही हैं। अब ये तो था प्रकाश का व्यतिकरण, यहाँ की फ्रिंजें दिखाई देना, प्रकाश सबसे ज्यादा है यहाँ, ये संपोषी व्यतिकरण, यहाँ बिल्कुल प्रकाश नहीं है, विनाशी व्यतिकरण, संपोषी विनाशी, संपोषी विनाशी। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, ये हमें पता है। लेकिन यंग साहब ने इसको कैसे समझाया या हम इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहली बात, इसको हम कण प्रकृति के आधार पर नहीं समझा सकते। कैसे समझाएंगे कि यहाँ से कण निकलेंगे, कण यहाँ कैसे पहुंचे? नहीं पहुंच पाएंगे। कण तो यहाँ जाके सीधे टकराएंगे इसको, क्योंकि प्रकाश सीधे रास्ते पे चलता है, कण सीधे रास्ते पे चलेंगे। तो यंग साहब ने इसको समझाया है तरंग सिद्धांत के आधार पर। कोई आपसे पूछ ले कि प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या तरंग सिद्धांत से की जा सकती है या कण सिद्धांत से, तो आप बताएंगे तरंग सिद्धांत से, कण सिद्धांत से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, अब सुनना ध्यान से आप, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको यहाँ एक तरंग बना के दिखाता हूँ, आपने ये जरूर कभी ना कभी देख रखी है। ये बच्चों इस सबसे ऊपर उठे हुए हिस्से को बोलते हैं सरंग, तरंग का सरंग बोलते हैं इसको, जो ऊपर उठा होता है। और ये जो दबा हुआ हिस्सा है नीचे वाला, इसको बोलते हैं गर्त। ये सरंग, ये गर्त, ये सरंग और यहाँ गर्त। तो अब क्या सुनना, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस सरंग को अलग से दिखाऊंगा और इस गर्त को अलग से दिखाऊंगा। मैं एक चाप लगाऊंगा इस तरीके का। बच्चों जब भी मैं इस तरीके का चाप लगाऊं तो आप समझ जाना कि ये मैंने क्या बनाया है, सरंग बनाया है, तरंग का, एक ही तरंग का। फिर मैं एक चाप ऐसा लगाऊंगा डॉट 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 करके, तो आप समझ जाना कि मैं ये क्या बना रहा हूँ, मैं ये गर्त बना रहा हूँ। क्या ये 2 अलग अलग तरंग हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक ही तरंग का, ये देखो एक ही तरंग का, ये क्या है, सरंग है और ये गर्त है। ये सरंग है और ये गर्त है। सरंग को मैंने गाढ़ी लाइन से दिखाया और गर्त को मैंने दिखाया डॉटेड लाइन से। क्या इन हिस्से की हम बात नहीं करने वाले हैं? इन हिस्सों की बच्चों हम कोई बात नहीं करेंगे, हम बस सबसे ऊपर वाले हिस्से सरंग और सबसे नीचे वाले हिस्से गर्त की बात करने वाले हैं, इन 2 लाइनों के हिसाब से। अब बच्चों यंग साहब ने कहा कि जब प्रकाश यहाँ पहुंचता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलेगा। प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में। अब हाइगेंस साहब का, यंग साहब ने हाइगेंस साहब के सिद्धांत का यूज किया। उन्होंने कहा प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तो तरंगे हैं। ऐसे मैंने अभी बना दी सिंपल। जैसे ही ये तरंगे यहाँ पहुंचेंगी, ये जो छेद है, ये पहला छेद, ये नए स्रोत का काम करेगा और यहाँ से निकलेंगी नई तरंगे जिनको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। अब बच्चों में यहाँ से, अब यहाँ मैंने वो काम नहीं किया सरंग और गर्त वाला, मैं यहाँ से करने वाला हूँ, होगा तो यहाँ भी। ये पहला
चाप निकाला, मतलब मैंने क्या बनाया, सरंग। मैंने ये दूसरा चाप बनाया, ये है गर्त। एक ही तरंग चल रही है, मैं ज्यादा तरंगों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल एक तरंग। ये उस तरंग का क्या है, सरंग है, ये है उस तरंग का गर्त। ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएंगे, ये सरंग और ये गर्त, ये सरंग और ये गर्त, ये सरंग और आगे गर्त, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अब देखो ये तरंग बढ़ के S1 के पास भी पहुंची और S2 के पास भी पहुंची। सोचिए अगर ये कण होते तो क्या एक कण S1 और S2 पे एक साथ पहुंच जाता, क्या नहीं पहुंच सकता। मतलब ये के प्रकाश कण प्रकृति नहीं प्रदर्शित कर रहा है, यहां क्या प्रदर्शित कर रहा है, तरंग प्रकृति। अब बच्चों जैसे ही तरंगे इसके पास पहुंचेंगी, ये नए स्रोत का कार्य करेगा, तो यहां से तरंगे निकलेंगी। ये S2 भी नए स्रोत का कार्य करेगा, यहां से भी तरंगे निकलेंगी। तो हुआ क्या, अब यह हमें इससे भी तरंगे निकालनी है और इससे भी तरंगे निकालनी है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि यंग साहब ने इन परिफ्रिंजों का बनना किस तरीके से समझाया है। तो मैंने यहां से बनाया सरंग, फिर बनाया गर्त, फिर बनाया सरंग, फिर बनाया गर्त, फिर बनाया बच्चों सरंग, फिर बनाया गर्त। एक ही तरंग आगे बढ़ रही है जो कहां से निकली है, S1 से। फिर सरंग और फिर गर्त, बस इतना काफी है ना। फिर इससे करो, ये निकला सरंग और ये निकला बच्चों गर्त, ये निकला सरंग और ये निकला गर्त, ये सरंग और ये निकला गर्त, ये निकला सरंग, बस इतना काफी है। तो अब सुनना, ये जो दो छेद किए गए थे, दो झिर्री की गई थी इस पर्दे में, इन्होंने नए स्रोत का काम किया। यहां से नई तरंगे निकली जिनको हमने द्वितीयक तरंगिका बोला। हमने उसका सरंग गर्त बना के तरंगे खींची। बच्चों जब ये सिंगल सोर्स था, एक ही छेद था, तो यहां से केवल एक तरंग निकली। और जब ये दो छेद हैं तो यहां से कितनी तरंगे निकली, दो। और वे दो तरंगे इस पर्दे और इस पर्दे के बीच एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे पे अध्यारोपण करेंगी और होगा प्रकाश का व्यतिकरण। क्या यहां प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है, नहीं। प्रकाश का व्यतिकरण होने के लिए कम से कम दो तरंगों का मिलना जरूरी है, जबकि यहां केवल एक तरंग है और यहां दो तरंगे हैं। चलिए ये तो पता चल गया कि प्रकाश का व्यतिकरण अब कैसे होगा। दो छेद की, दो झिर्री की, दोनों दो झिर्री, दो से दो तरंगे निकलेंगी जो आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से अध्यारोपण करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। अब ये कैसे पता करें कि कहां ये सबसे ज्यादा तीव्रता होगी। बच्चों जहां सबसे ज्यादा तीव्रता होती है उसको बोलते हैं दीप्त फ्रिंज, और जहां सबसे कम होती है उसको बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज। तो अब हमें यह पता करना है कि यहां कहां दीप्त बनेगी और कहां अदीप्त बनेगी, जो हमें इस पर्दे पे चमकती हुई दिखाई देंगी। तो कैसे समझाया यंग साहब ने, ये बताया कि जहां इस वाली तरंग का सरंग इस वाली तरंग के सरंग से मिलेगा, मतलब उठा हुआ हिस्सा उठे हुए हिस्से से मिलेगा। अब दो तरंगे हैं ना, ऐसे इन्होंने कहा जहां इस तरंग का सरंग इस तरंग के सरंग से या इस तरंग का गर्त इस तरंग के गर्त से मिलेगा, वहां बनेगी दीप्त फ्रिंज। मतलब सरंग सरंग से मिलेगा तो दीप्त फ्रिंज, गर्त गर्त से मिलेगा तो दीप्त फ्रिंज। मगर अगर सरंग किससे मिल गया, गर्त से, या गर्त किससे मिल गया, सरंग से, तो बनेगी अदीप्त फ्रिंज। आओ उसी को यहां देखते हैं। देखिए जल्दी से, यहां से देखना शुरू करते हैं। मैं दो तीन चीजें आपको करके दिखाता हूं। देखो ये सरंग है, जो गाढ़ी लाइन है वो क्या है, सरंग। ये दो सरंग मिले तो यहां बनेगी बच्चों दीप्त फ्रिंज। मतलब हमें यहाँ प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देगा। और मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं तो ये कैसी फ्रिंज है, दीप्त। और जब मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो ये होगी अदीप्त फ्रिंज।
अब यहाँ देखो ध्यान से, आप अगर आप देख पा रहे हैं तो ये डॉटेड लाइन किससे मिली है, गाढ़ी लाइन से। डॉटेड मतलब गर्त और गाढ़ी लाइन तो मतलब सुरंग, तो यहाँ क्या बनेगी, अदीप्त फ्रिंज। यहाँ देखिए ध्यान से, गाढ़ी लाइन से मिल रही है मतलब सुरंग से मिल रहा है, तो यहाँ बनेगी दीप्त फ्रिंज, जिसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ डॉटेड लाइन इस डॉटेड लाइन से मिल रही है मतलब गर्त से मिल रहा है, तो भी क्या बनेगा, दीप्त फ्रिंज बनेगी। ये गाढ़ी लाइन से मिली है तो ये क्या बना है, दीप्त फ्रिंज। ये डॉटेड से मिली है तो ये बनेगी दीप्त फ्रिंज। ये गाढ़ी लाइन इस डॉटेड लाइन से मिली तो ये बनी अदीप्त फ्रिंज। गाढ़ी लाइन डॉटेड से मिली तो ये बनी अदीप्त फ्रिंज। तो इससे ही ऐसे सारे बिंदुओं को हम दिखा सकते हैं। तो ऐसे समझाया यंग साहब ने दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों का मिलना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो अजीब सी बात है, हम तो ऐसा भी कह सकते थे कि जहां सरंग से मिलेगा वहां दीप्त बन जाएगी। आपका कहना सही है, आपका सोचना सही है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है इस बात के कि जहां सरंग से मिलेगा वहां दीप्त बनेगी, जहां गर्त से मिलेगा वहां दीप्त बनेगी, लेकिन जहां सरंग गर्त से मिलेगा वहां दीप्त बनेगी। सुनिए कैसे। क्या आपने अभी ये पढ़ा था कि जहां समान कला होती है वहां होता है संपोषी वैतीकरण, और जहां विपरीत कला होती है वहां होता है विनाशी वैतीकरण, और जहां संपोषी वैतीकरण होगा वहां बनेगी दीप्त फ्रिंज। मतलब सुनो ध्यान से, समान कला, सरंग समान कला, देखो सरंग ऊपर है, दूसरा सरंग भी ऊपर, तो कैसी कला, समान। और समान कला का मतलब संपोषी वैतीकरण, और संपोषी वैतीकरण का मतलब दीप्त फ्रिंज, प्रकाश की तीव्रता सबसे ज्यादा। तो जब सरंग से सरंग मिलेगा तो उसका मतलब ये समान कला है। जब गर्त से गर्त मिलेगा नीचे वाले दोनों, तो ये भी समान कला है। तो क्या होगा, संपोषी वैतीकरण और बनेगी सब दीप्त फ्रिंज। लेकिन जब सरंग से गर्त मिलेगा, सरंग ऊपर है, गर्त नीचे है, और देखो ये ऊपर और ये नीचे, तो ये विपरीत कला। और जहां विपरीत कला होती है वहां क्या बनता है, वहां होता है विनाशी वैतीकरण और बनती है अदीप्त फ्रिंज। तो बच्चों ये था यंग का द्विझर्री प्रयोग का एक्सप्लेनेशन, कैसे समझाया। अगले वीडियो में हम इसकी मैथमेटिकल बातें करेंगे, इन फ्रिंजों की चौड़ाई निकाल लेंगे, कितनी फ्रिंजें बनेगी वे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तो आज पढ़ते रहें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।